जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से हम अपने प्रीवियस टॉपिक पर चलेंगे, जहां हम बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक सेक्शन सी का यानी थर्ड यूनिट का टॉपिक लिख रखे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। और टॉपिक हमारा लिखा हुआ है इथोलॉजी। इथोलॉजी को हम क्या कहते हैं बेटा? व्यवहारिकी। क्या कहेंगे? व्यवहारिकी कहेंगे। लेकिन इन सब के बारे में पढ़े उससे पहले हम बात करें कि यहां किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या योगदान दिया था। यानी इथोलॉजी के बारे में किसने बताया, इथोलॉजी शब्द किसने बताई, और आज के समय में इथोलॉजी के बारे में कौन बता रहा है, या जिसको हम आज फॉलो कर रहे हैं वो कौन है। तो देखो, मैं यहां 3 क्वेश्चन लिखूंगा छोटे छोटे से, जो एग्जाम में आपको बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा बेटा, फादर ऑफ इथोलॉजी। इथोलॉजी के पितामह कौन है? दूसरा क्वेश्चन रहेगा बेटा मेरा, मॉडर्न फादर ऑफ इथोलॉजी। और थर्ड क्वेश्चन रहेगा, इथोलॉजी वर्ड गिवन बाय डैश। 3 क्वेश्चन है। एक चीज और याद रखना बेटा, वैसे तो व्यवहारिकी में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया था, अलग अलग वैज्ञानिक थे, लेकिन हम सारे वैज्ञानिकों को पढ़े तो कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एग्जैक्ट कौन से पूछे जाते, या तो पहले आए हुए थे या जो लास्ट में आए हुए। बीच में कौन आया हुआ था कोई मतलब नहीं रखता है। समझ रहे हो बात को? या तो पहले कौन आया था, या लास्ट में कौन आया है, बीच में कौन आया है, कोई मतलब नहीं रखता। समझ रहे हो बात को? दूसरी बात अगर हम करें, अगर एक मां के 3 बेटे हैं या 3 बेटियां हैं, तो उसमें अगर आप देखोगे तो या तो सबसे पहले वाले का नाम आता है या सबसे लास्ट वाले का नाम आता है। बीच में कौन आया था कोई याद नहीं आता। समझ रहे हो बात को? आता है लेकिन इतना याद नहीं आता है। इसी प्रकार हमारे कुछ हिस्ट्रीज होती है जिसमें पहले कौन आया था उसको तवज्जो देंगे, लास्ट कौन आया है उसको तवज्जो देंगे, बीच में कौन आया है कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो बात को? वैसे हम यहां पर भी केवल 2 ही वैज्ञानिकों की बात करेंगे, प्रथम और अंतिम की। अगर हम फादर ऑफ इथोलॉजी की बात करें तो बेटा एक चीज और याद रखो, अगर जूलॉजी की बात करें या बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स की बात करें, तो अगर आपके माइंड में थ्योरेटिकल पैटर्न चल रहा है और थ्योरेटिकल पैटर्न के अगर आप सवाल जवाब दे रहे हो और वहां पर आपको कोई वैज्ञानिक याद नहीं है, तो 2 से 3 वैज्ञानिक याद रखो, जैसे ल्यूवेनहोक, चार्ल्स डार्विन और अरस्तु। ये 3 ऐसे थे जिन्होंने बायोलॉजी पर बहुत सारा काम किया। और उसी प्रकार फादर ऑफ इथोलॉजी की बात करें, हमारे पास में कौन है? चार्ल्स डार्विन ने इथोलॉजी पर काम किया, इथोलॉजी के बारे में बताया। डार्विन ने इवोल्यूशन पे बताया था, जिसे हम डार्विनवाद कहते हैं। हमारा नेक्स्ट जब सेकंड बुक की बात करेंगे तो वहां पर फिर से चर्चा करेंगे डार्विन की इवोल्यूशन के दौरान। लेकिन अभी इतना समझो कि इथोलॉजी के फादर कौन है? चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। ठीक है। दूसरी बात करें, मॉडर्न फादर ऑफ इथोलॉजी की अगर हम बात करें, मॉडर्न फादर ऑफ इथोलॉजी की अगर हम बात करें, तो मॉडर्न फादर ऑफ इथोलॉजी कौन रहेंगे अपने पास में? कोनार्ड लोरेंज। कौन रहेंगे? कोनार्ड लोरेंज रहेंगे। और वर्ड किसने दिया था? तो बेटा वर्ड दिया था सेंट हिलेर ने। किसने दिया था? सेंट हिलेर ने दिया। ये एग्जैक्ट बात किसकी हो गई? इथोलॉजी के इंट्रोडक्शन की। लेकिन बेटा बात ये आती है कि ये इथोलॉजी एक्चुअली में है क्या? ये इथोलॉजी एक्चुअली में है क्या? व्यवहारिकी क्या है? तो देखो बेटा, हम हमारे जीवन से भी इसको समझ सकते हैं कि व्यवहारिकी क्या है। तो देखो, व्यवहारिकी का सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी जीव
अपनी जाति के साथ में, अपनी जाति के साथ में जो प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है, जो प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, व्यवहारिकी कहते हैं। क्या कहेंगे, व्यवहारिकी कहते हैं। अब इस व्यवहारिकी को आप व्यवहार से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि हम प्रत्येक जीव के साथ में अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सभी के साथ में सेम व्यवहार दर्शाते हैं, चाहे वो जंतुओं की बात हो और चाहे वो इंसानों की बात हो, चाहे वो पेड़ पौधों की बात हो या किसी और की बात हो, सबके साथ में हम अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यवहारों के पॉइंट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, क्योंकि सभी से हमें सेम व्यवहार नहीं मिलता है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक इंसान में व्यक्तित्व और व्यवहार दोनों होते जरूर हैं, लेकिन व्यवहार हमेशा डिपेंड करता है सामने वाले पे कि वो किस प्रकार का शो कर रहा है। तो सेम मैंने यहां बताया, कोई भी जीव है वो अपनी जाति के साथ में जो प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यवहारिकी कहते हैं, या हम उसे ही क्या कहें, व्यवहार कहें। जैसे सपोज दैट कोई इंसान आपके सामने बैठा है और वो आपको सुना रहा है, आप कब तक सुनोगे? एक लिमिट तक तो सुनोगे आप, तुरंत आप उसको जवाब देना स्टार्ट कर दोगे, तो यानी उसका डिपेंड किया ना उसने क्या सुना है। अगर कोई इंसान आपको थप्पड़ मार रहा है तो आप क्या करोगे, ऐसे करोगे ले भाई एक और पे दे ले, नहीं करोगे ना, आप सेम उसको जवाब दोगे, तो वो उसका व्यवहार हो गया। समझ रहे हो बात को? तो व्यवहार जो है वो दूसरे पे डिपेंड करता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि एक जाति जो है दूसरी जाति या अपनी ही जीव जो है अपनी जाति के साथ भी क्या दर्शाते हैं, व्यवहार दर्शाते हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, बात यहां चलती है कि इथोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया। तो क्योंकि हमने डार्विन की तो बात कर ली, लेकिन डार्विन से पहले भी कोई था क्या? तो फिर मेरे पास में बेटा एक क्वेश्चन और आता है कि मैंने कहा था कि अरस्तु, जहां कुछ नाम याद ना है वहां अरस्तु टिका दो। आप तो क्या टिकाओगे? अरस्तु। अरस्तु एक दार्शनिक थे या दार्शनिक शास्त्रों से संबंध रखते थे, और अरस्तु ने सिंपल सी एक किताब लिखी थी, एक किताब लिखी थी जिन्होंने हिस्टोरिया एनिमिलिया नाम दिया था। यानी हिस्टोरिया एनिमिलिया के अंतर्गत अरस्तु ने व्यवहारिकी के बारे में बताया था। यानी संपूर्ण बातें तो नहीं बताई थी, लेकिन कुछ बातें उन्होंने बता दी थी, जिससे डार्विन का काम क्या हो गया था, आसान हो गया था। और इसके बाद में डार्विन ने 2 पुस्तकें लिखी थी। डार्विन ने कितनी पुस्तकें लिखी थी? 2 पुस्तक लिखी थी। ये भी क्या है बेटा? हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक है, जिसे किसने लिखा था? अरस्तु ने लिखी 2, और व्यवहारिकी को पूरे को किसमें बताया था इन्होंने? 2 पुस्तकों के अंदर बताया। पहली पुस्तक कौन सी थी बेटा? द डिसेंट ऑफ मैन, सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स। एक किताब तो ये थी, और एक किताब उन्होंने लिखी थी एक्सप्रेशन एंड इमोशन इन मैन एंड अदर एनिमल्स। ये बुक दी गई थी बेटा 1871 में, और ये 1872 में, और ये दी गई थी बेटा 1871 में। तो 2 बुक थी। एक के अंतर्गत इन्होंने कहा था कि इंसान जो होता है वो अपने मैथुन की क्रिया के लिए या सेक्स कॉन्टैक्ट के लिए वो रिलेशन बनाता है। ये बात बिल्कुल सही है, कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इंसान जो होता है अपने सेक्स कॉन्टैक्ट के लिए क्या बनाता है? रिलेशन बनाता है, और उस रिलेशन के बाद में ही वो आगे चलता है। ऐसा थोड़ी हर किसी के साथ में वो सेक्स कर लेगा। ये चीज किसने बताई? डार्विन। उसके बाद में उन्होंने दूसरी किताब भी लिखी,
द एक्सप्रेशन एंड इमोशन इन मैन, यानी मनुष्य के अंतर्गत या आदमी के अंतर्गत एक्सप्रेशंस भी होते हैं और इमोशन भी होते हैं, जिससे वो अन्य एनिमल्स या अन्य जंतुओं के प्रति क्या दर्शाता है, अपना व्यवहार दर्शाता है। यानी कि आप एक चीज देखो, अगर कोई कुत्ता है वो खाने वाला है या वो गुस्से वाला है, तो क्या इंसान उसके साथ में प्यार से बात करेगा? क्या नहीं करेगा ना। या अन्य कोई जानवर की बात कर लो, गाय है, भैंस है, बकरी है, या इंसान खुद की बात कर लो, अगर इंसान गुस्से में बात कर रहा है तो सामने वाला हाँ भाई बता क्या बात है, ऐसे प्यार से थोड़ी शो आएगा। महात्मा गांधी के नियमों को थोड़ी मानेगा कि महात्मा गांधी ने कहा था अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा कर दो, आजकल थोड़ी। अगर कोई मजाक कर रहा है तो एक लिमिट तक करोगे, उसके बाद में आप वैसे गुस्सा करोगे। तो एक्सप्रेशन और इमोशन, अपना काम निकलवाने के लिए आप क्या करते हो, अपना एक्सप्रेशन तुरंत। अगर आपको पैसे चाहिए, घर वालों से कपड़े लाने, तो आप क्या करोगे, तुरंत शो। ऐसे थोड़े पापा 1000 रुपए दे दो मेरे को कपड़े लाने हैं, दे देंगे क्या? नहीं देंगे ना। फिर आप क्या करोगे, तुरंत अपना रिएक्शन चेंज करोगे और क्या करोगे, पापा 1000 रुपए की नीड है, हाँ वो मुझे कपड़े लाने हैं। ये तुरंत आपने क्या किया, एक्सप्रेशन चेंज किया, अपनी लाइफ में इमोशंस लाए। ये सारी चीजें कौन बता रहा था, डार्विन बता चुके थे। कब बताए थे, 1872 में बताए थे। 71 और 72 में इन्होंने व्यवहार के ऊपर पूरी एक कुंडली लिख दी थी और आज हम उसे ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं। फिर उसके बाद में कोलार्ड लोरेंज आए, उन्होंने अपनी बातें बताई। तो ये पूरा का पूरा प्रक्रम चला आ रहा है। लेकिन एक चीज याद रखो, इस व्यवहारिकी के अंतर्गत 2 पॉइंट और थे, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 शाखाएं बनाई थी। एक तो इथोलॉजिस्ट की बनाई थी, एक तो किसकी बनाई थी, इथोलॉजिस्ट की बनाई थी, और एक अपने पास में बताई थी साइकोलॉजिस्ट की बताई थी। किसकी बताई थी, साइकोलॉजिस्ट की बताई थी, मनोवैज्ञानिकों की बताई थी। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती है, साइकोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिक या इथोलॉजिस्ट और पारिस्थितिक विज्ञ, देखो यहां पर पारिस्थितिक विज्ञान मतलब हो गया वैज्ञानिक, ये सब क्या था। तो सिंपल सी बात करो, देखो मैं एक इथोलॉजिस्ट की बात करूं तो इकोलॉजी की बात कर रहा हूं, और जब इकोलॉजी की बात होती है तो पूरे वातावरण की बात होती है। तो इथोलॉजिस्ट तो किस पे काम कर रहे थे, पूरे इन्वायरमेंट पे काम कर रहे थे। किस पे काम कर रहे थे, पूरे इन्वायरमेंट पे काम हो रहा था। लेकिन मनोवैज्ञानिक किस पे काम करेंगे बेटा, एक लेबोरेटरी पे काम करेंगे, एक लैब के ऊपर काम करता है। लैब कितनी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, एक 4x4 का रूम भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को? तो ये एक दोनों में फर्क था, मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट, और इन्वायरमेंट पूरा, कहीं पे थोड़ी, आपके खेत भी है, आपका जंगल भी है, आपके घर के सामने खाली जगह भी है, वो सब इथोलॉजिस्ट में। लेकिन मनोवैज्ञानिक एक कमरे में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, उस पर अध्ययन कर रहे हैं। ये दूसरी बात करें, यहां पर हम दूसरी बात कर सकते हैं कि ये जो इथोलॉजिस्ट होते हैं, इनके लिए अपन बहुत कम उपकरण काम में लेते हैं। यानी कम उपकरण काम में कैसे लेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम घड़ी ले सकते हैं, हम यहाँ कैमरा ले सकते हैं, हम यहाँ दूरबीन ले सकते हैं। ये इकोलॉजी के अंदर काम आने वाले उपकरण। भाई अगर कोई चीज दूर है तो पास करने के लिए क्या लेंगे, दूरबीन ले लेंगे, टाइम देखने के लिए घड़ी ले सकते हैं, फोटो खींचने के लिए कैमरा का यूज में ले सकते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिकों के अंतर्गत जितने उपकरण होंगे वो कम है, जितने उपकरण होंगे वो क्या है, कम है। ये कब की बात चल रही है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। एक चीज और याद रखो, यहां पर हमारे पास में कोई भी जीव काम में आएगा, कोई भी जीव काम में आएगा, कोई भी जीव काम में आएगा। अब ये जो जीव है ना, ये हमारे पास में सबसे छोटे यानी प्रोटोजोआ से स्टार्ट करके हम प्राइमेट्स तक जा सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हम जैसे बात करें, चूहा ले लो, बिल्ली ले लो, यानी बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म जो एक लैब के अंतर्गत काम में लिए जाते हैं। समझ रहे हो बात? यहां पर हम हमारी आंखों के द्वारा जो देखेंगे, यहां पर आंखों के द्वारा देखे व्यवहार ही नजर आएंगे। यानी जो चीज आपने लाइव देखी, जो चीज आपने लाइव देखी वही आपके लिए वो क्या है, रिजल्ट है।
अब उसमें किंतु परंतु क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। जो लाइव देख रहे हो वो है, लेकिन यहां पर हमारे पास में कुछ मेमोरेबल भी होते हैं, यानी स्मृति से रिलेटेड भी होते हैं, या हमारी भावनाओं से रिलेटेड भी होते हैं, या हमारे थिंकिंग से रिलेटेड भी होते हैं, यानी थॉट्स, विचार, सोच विचार वाले भी आंकड़े हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इथोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिक में यही फर्क होता है। आजकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है बहुत अच्छा काम कर रहा है, तुरंत लोगों के दिमाग को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे व्यवहारिकी के कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि फिरोमोन्स क्या होते हैं, यानी एक जीव अपनी ही जाति के जीवों को किस प्रकार से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कार्य करता है। समझ रहे हो बात? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को तुरंत फैला दो, लोगों को दिखाओ, अपने साथ वालों को भेजो, और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहो अपने जीवन में।